वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम यह देखेंगे कि किस प्रकार आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम को मात्र 45 डेज़ में बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो उन दोस्तों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जो कई वर्षों से प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ 1-2 नंबर से बार बार उनका प्रीलिम्स रुक जाता है। यह स्ट्रेटजी काफ़ी प्रभावी होने वाली है, तो बने रहिए दोस्तों अंत तक इस वीडियो में। साथ ही यह वीडियो हम आपको 2 पार्ट में प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हम प्रारंभिक परीक्षा के जीएस पेपर 1 जो होता है, जिसके बेस पर मेरिट बनती है, उसकी सभी 10 यूनिट की डिफरेंट तरीके से सिलेबस को एनालिसिस करके एक एक चीज़ की व्यवस्थित बुक्स, नोट्स आदि के बारे में भी प्रभावी तरीके से बताएंगे, ताकि इस वीडियो के अलावा आपको कहीं और किसी भी सोर्स के लिए भटकना नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा आप। दूसरे पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप दूसरे पार्ट को भी देख सकते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी को विधिवत रूप से प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल का किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल या किसी कोचिंग संस्थान या किसी बुक पब्लिशर से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ स्टूडेंट हित में जो भी चीज़ें बेटर होती हैं वह आपको सजेस्ट कर देते हैं। अगर कोई यूट्यूबर अच्छा पढ़ाता है, अच्छा कंटेंट देता है, तो हम डेफिनेटली आपको सजेस्ट करेंगे। साथ ही किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स बेटर हैं या फिर कहीं की टेस्ट सीरीज बेहतरीन है या फिर कोई पब्लिशर की बुक अच्छी है, तो हम आपको डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा किसी संस्थान से कोई किसी भी प्रकार से कोई प्रॉफिटेबल संबंध है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रभावी तरीके से तैयारी प्रारंभ करनी है। दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से परेशान हैं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, तो आपकी सभी समस्या का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। यह बात आपको वीडियो के कुछ स्टार्टिंग समय में ही आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को हम देखें, उसकी रणनीति समझे, उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम को देखना चाहिए, जो कि आपको 100% सफलता की ओर ले जाएगी। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विस जैसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास सकारात्मक सोच होना बहुत ज़रूरी है और एक दृढ़ इच्छा शक्ति कि हाँ, मैं करके ही रहूँगा। इस प्रकार की शक्ति के साथ आप तैयारी को प्रारंभ करें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम की प्रकृति और एग्ज़ाम का पैटर्न को भली भांति समझने के बाद ही तैयारी शुरू करें। किसी के कहने पर या नौकर चाकर या बंगले गाड़ी के प्रभाव में आकर आप तैयारी प्रारंभ करेंगे, तो आपकी तैयारी थोड़े ही दिन में धराशायी हो जाएगी। इसलिए आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम की पूरी प्रकृति और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उस चीज़ को अच्छे से समझें, उसके बाद आप अपनी तैयारी प्रारंभ करें। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्व जो अभ्यर्थी हैं, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके हैं, जो आपको तरह तरह से डिमोटिवेट करते हैं एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम इतना कठिन है, यह है वो है, आपसे नहीं होगा, इसके लिए इस बैकग्राउंड की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे पहले आगाह कर रहा हूँ कि ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों से आप पूरी तरीके से दूर रहें। जो कि पूर्व में असफल, जो पीएससी से पीड़ित मठाधीश जो लोग हैं, जो काफ़ी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सही तरीके से अपना समय को यूटिलाइज नहीं किया, सही सोर्स के साथ तैयारी नहीं करी, और वो जो काफ़ी समय से असफल रहे हैं लेकिन अब भी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तरीके से आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे कि इस तरीके से करिए, उस तरीके से करिए। आप उन लोगों को बैकग्राउंड देखिए, क्या उनकी तैयारी प्रभावी तरीके से रही है, क्या वो अपने क्षेत्र में सफल रहे हैं, तभी उनसे गाइडेंस लिए। और ऐसे लोग आपको तरह तरह की बातों में बरगलाने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे मठाधीश बाबाओं से बिल्कुल आप दूरी बना के रहिए अगर आप सफल होना चाहते हैं। इनका अनावश्यक ज्ञान लेने से बिल्कुल परहेज करें। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर कि अनावश्यक यूट्यूब जो क्लासेस हैं, उनका ज्ञान लेने से आपको बचना है। मैं आपको यहाँ पर आगाह करना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी यूट्यूबर आपको कलेक्टर नहीं बना पाएगा और ना ही बना सकता है। इसके लिए आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी जी जान से। आप थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हैं यूट्यूब क्लासेस से, टीचरों से। बाकी ऐसा नहीं है कि आप दिन दिन भर तक यूट्यूब की क्लासेस देखें और अपना समय बर्बाद करते रहें। ठीक है दोस्तों, आपको टेलीग्राम नाम की बीमारी से भी बचना होगा। जब से टेलीग्राम आया है, लोगों की हेल्प तो करता ही है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आपका समय बर्बाद करता है। आप दिन भर वहाँ पर आने वाली पीडीएफ्स को देखते रहते हैं, उनको डाउनलोड करके प्रिंट निकालते रहते हैं और उनसे
आप पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी पीडीएफ आपकी हेल्प नहीं कर सकती है, ठीक है दोस्तों। वहीं टेलीग्राम पर दिन भर क्विज चलती रहती है, ये क्वेश्चन सोल्व कर लो, वो क्वेश्चन सोल्व कर लो, 10 जीएस के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन। दोस्तों इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है, यकीन मानिए आप, कुछ भी 1% भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अपने अनुभव के हिसाब से, जो आपकी तैयारी किताबों से पढ़कर होगी, जो ज्ञान आपको किताबों से मिलेगा, वो किन्हीं भी पीडीएफ से या किन्हीं भी टेलीग्राम नोट से या टेलीग्राम की क्विज से आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, कुछ सहायता जरूर ले सकते हैं, कुछ पीडीएफ आप देख सकते हैं वहाँ से, लेकिन फालतू की चीज़ों से आप परहेज करें। मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो दिन भर टेलीग्राम पर बैठे रहते हैं और जो प्रीलिम्स एग्जाम दे के आते हैं तो उनका स्कोर 50% भी नहीं पहुँच पाता है। दोस्तों आपको एक बात यहाँ पर विशेष में बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी प्रारंभ करने से पहले आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए, या फिर आप प्रीलिम्स एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके पहले कम से कम एक बार आपने मुख्य परीक्षा का सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ लिया हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में 80% आबादी यही है जो सिविल सर्विस एग्जाम देती है कि हम प्रीलिम्स एग्जाम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आपको 90 दिन भी अगर मिलते हैं तो भी आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से नहीं कर पाएंगे, या फिर तैयारी कर लेंगे तो भी उस लेवल से नहीं कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि दोस्तों काफ़ी कम समय मिलता है और सिलेबस काफ़ी वृहद एवं विस्तृत है। एक एक पेपर, एक एक यूनिट को पढ़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है मुख्य परीक्षा का। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि पहले एक बार मुख्य परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा की ओर अपना रुख करिए। और एक बात यह भी है कि दोस्तों अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार मुख्य परीक्षा अगर आपकी अच्छी तैयार है तो प्रारंभिक परीक्षा में बड़े आसानी से आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि मुख्य परीक्षा जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा को पास करना आपके लिए अपेक्षाकृत काफ़ी सरल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर बात की जाए, कुछ चीज़ों को और देखा जाए तो मुख्य परीक्षा ही अंतिम रूप से आपके सफलता दिलाने वाली है, ये बात तय है, ठीक है दोस्तों। और इस रणनीति से आप तैयारी करेंगे तो आप मात्र 45 डेज में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों हमने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज को आपके सामने रखा है और बहुत ही प्रभावी तरीके से क्रिटिक एनालिसिस करके, एग्जामिन करके आपके सामने रणनीति रखी है। आप सिर्फ यकीन मानिए दोस्तों, आप 45 डे में प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, जिसके लिए लोग सालों सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग्जाम को क्लियर नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों आपको रणनीति पसंद आए, इस तरह की और भी चीज़ें आप अपने चैनल पर चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। आप हमें सपोर्ट करिए, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर कि बार बार प्रीलिम्स एग्जाम फेल हो रहे हैं जो आवेदक हैं, वो इस रणनीति को अवश्य देखें। दोस्तों कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी है लेकिन प्रीलिम्स में 1-2 नंबर से बार बार रुके जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें और आपका प्रीलिम्स इस बार निकल जाए और मुख्य परीक्षा तो आपकी पहले से ही तैयार है। इस प्रकार आपका अधिकारी बनने का सपना हो सकता है ये एक वीडियो आपका पूरा कर दे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस वीडियो में दी गई रणनीति के अनुसार तैयारी करने के लिए आपको किसी भी कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ पर कहीं भी ऐसा कुछ भी रिफ़र नहीं किया है कि आप वहाँ जाकर पढ़िए, वहाँ जाकर पढ़िए। हमने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई है किस तरीके से आप बुक से पढ़ सकते हैं, कहाँ से आपका वेटेज ज़्यादा है, कहाँ से आपका स्कोर में बूस्टअप मिलेगा। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको डेफिनेटली 45 डेज़ की रणनीति में ही सफलता मिल जाएगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ 100 ऑफ 100 नहीं होता है। आपका कट ऑफ यहाँ पर 80 के इर्द गिर्द घूमता है, हाईएस्ट भी देखा जाए तो। हालांकि इतना कट ऑफ भी बहुत रेयर केस में जाता है। हम देखेंगे किस प्रकार से लास्ट ईयर में यहाँ पर कट ऑफ रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है, सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। विधिवत रूप से हम यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं कि किस प्रकार से MPPSC यहाँ पर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए अगर मध्य प्रदेश सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर MPPSC 30 के आसपास क्वेश्चन प्रति वर्ष पूछता है, यानी कि 30 से 35 के आसपास रेशो रहता है। यहाँ पर 35 का मैंने यहाँ पर वेटेज दिया है कि एवरेज निकाल कर, इतना वेटेज यहाँ पर प्रति वर्ष MPPSC देता है मध्य प्रदेश के क्वेश्चन को। यानी कि मध्य प्रदेश ही सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है या सब्जेक्ट है यहाँ पर आपका सिलेक्शन कराने के लिए। वहीं दूसरी बात की जाए दोस्तों, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में यहाँ पर 9 क्वेश्चन प्रतिवर्ष आपको देखने को मिलते हैं। वहीं ज्योग्राफी में प्रतिवर्ष 10 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
वहीं अगर पॉलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर भी 10 प्रश्न आपको एवरेज देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर थोड़े कम प्रश्न देखने को मिलते हैं, कभी कभी एक, कभी कभी नहीं भी आता है, और मैक्सिमम यहाँ पर 3 के आसपास प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। वही साइंस सब्जेक्ट की बात की जाए तो 7 से 8 प्रश्न प्रतिवर्ष देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंट में 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ पार्ट ज्योग्राफी का है या साइंस का भी समझ सकते हैं अपन। वहीं करंट अफेयर की बात की जाए दोस्तों तो यह थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि कट ऑफ के प्रश्नों की संख्या यहाँ पर कभी कभी 10 के आसपास भी गई है और 2-3 भी रही है, लेकिन हम यहाँ पर 3 से 5 क्वेश्चन का वेटेज आपको दे रहे हैं करंट अफेयर का कि हाँ इतने प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। वहीं स्पोर्ट्स की बात की जाए दोस्तों तो यह भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर एनालिसिस आप व्यवस्थित तरीके से यह नहीं बता सकते हैं करके कि इतने प्रश्न डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे। यहाँ पर 2 से 5 प्रश्नों का वेटेज हमने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को भी दिया है, जो कि यहाँ पर पूछे जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर आईटीसी की बात की जाए, इंफॉर्मेशन टेलीकॉम कम्युनिकेशन, जो कि आपकी यहाँ पर रोबोटिक्स वगैरह वाली यूनिट है, वहाँ से आपको 9 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों। और उसके साथ ही आयोग वाली यूनिट को भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आपसे 9 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों यूनिट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहता है, एक मोटा मोटा अंदाजा लगा है दोस्तों। यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए उसके बेस पर आधारित आपका ट्रेंड एनालिसिस है। वहीं ठीक है दोस्तों, अगर आगे हम बात करें कट ऑफ की कि आखिर क्या कट ऑफ रहती हैं यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम में, तो दोस्तों हमने यहाँ पर सामान्य श्रेणी जो अनरिजर्व कैटेगरी जो रहती है अपर सबसे हाईएस्ट, उसके प्रतिवर्ष के हमने यहाँ पर मेल कैंडिडेट का कट ऑफ आपके सामने रखा है दोस्तों। 2018 में 69 क्वेश्चन यहाँ पर कट ऑफ रहा। वहीं 2019 में देखा जाए तो 77 क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या है दोस्तों। 100 प्रश्न में से 77 प्रश्न आप सही करते हैं 2019 वाले एग्जाम में तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। वहीं 2020 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 70 क्वेश्चन का कट ऑफ रहा था। वहीं 2021 की बात करें दोस्तों तो 77 क्वेश्चन एक बार फिर आप सबको कट ऑफ देखने को मिला। यानी कि आप मोटा मोटा अंदाज लगाए तो 70 से 75 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ वेरी करता रहता है। लेकिन दोस्तों आप निश्चित रूप से अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा देकर एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं एकदम क्लियर होकर कि हाँ अब मैं मुख्य परीक्षा देने जा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको 80 प्लस का स्कोर टारगेट करना ही करना होगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी प्रश्न पत्र सरल आ जाते हैं तो 80 के आसपास भी स्कोर पहुँच जाता है कट ऑफ मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो जितने भी पद यहाँ पर विज्ञापित किए जाते हैं उनका 20 गुना यहाँ पर बुलाया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक पद यहाँ पर अगर दिया गया है विज्ञापन में तो 20 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने कट ऑफ यहाँ पर देखा तो हमें एक बात यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हुई कि हमें 80 प्लस स्कोर को टारगेट करना है ताकि हम निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा के लिए शामिल हो जाए। और इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी दी गई है वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली 80 प्लस स्कोर को टच करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने सिलेबस को दिया है पहले, उसके बाद में हमने यहाँ पर स्ट्रेटजी दी है और उसके बाद हमने बुक्स के बारे में समझा है। तो दोस्तों कुल जो जीएस का जो पेपर है यहाँ पर पेपर 1 जो सामान्य अध्ययन का है उसमें कुल 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा यह नहीं बताया गया है कि किस तरीके से आपको कितने प्रश्न प्रति यूनिट से पूछे जाएंगे। यहाँ हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए यह फिक्स नहीं है कि आपको इस यूनिट से 10 प्रश्न पूछेंगे, 5 पूछेंगे, कितने भी पूछ सकते हैं। लेकिन एक जो एवरेज हमने जो आपको बताया है उसी के आसपास यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पहली यूनिट की बात की जाए सामान्य अध्ययन की जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का है, उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य के बारे में दिया गया है। यहाँ पर इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश आदि के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वहीं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान यहाँ रहा, यहाँ पर आपको इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, स्थापत्य आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं डेफिनेटली। जैसे कि सांची का प्राचीन नाम कांकड़ा था, यह पूछा गया आपसे पिछली बार एग्जामों में। यहाँ पर जनजाति, बोलियां आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे पहले यूनिट से संदर्भ ले। प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य आदि यहाँ पर समायोजित किया गया है। वहीं प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियाँ कि उन्होंने क्या क्या रचनाएं की आदि से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वहीं प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल आदि के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। दोस्तों 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था कि 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा कहाँ पर पूरी होती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में भी ओंकारेश्वर, उसके बाद में आपको अमरकंटक और उज्जैन जैसे स्थान दिए गए थे, जो कि ऐसा लगता है कि तीनों महादेव से संबंधित है और तीनों जगह ऐसी परिक्रमाएं
हो सकता है पूर्ण होती हूँ, लेकिन इसका सही जवाब यहाँ पर उज्जैन था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको पर्यटन स्थल से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो हनुवंतिया जो टापू है, जो इसके बाद में भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में, जो जनजातीय व्यक्तित्व रहे हमारा, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ पर जिनका योगदान रहा है, जो वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं जनजातीय क्षेत्र के लोग, या जिनका पद्म भूषण पद्म विभूषण आदि पुरस्कार मिले, उनसे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात की जाए या इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण अनिवार्य यूनिट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है। 8 से 10 अंकों का वेटेज आपको यह यूनिट देने वाली है, इसलिए इस यूनिट को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाला है। कुछ उलझाने वाले प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अगर कुछ पुरानी रियासतें हैं उनसे संबंधित कुछ डीप में प्रश्न पूछा जाए आपको, तो वह आपको उलझा सकता है। तो ऐसे 1-2 प्रश्न के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक बात बता दो दोस्तों, यह रट्टा मार पद्धति वाली यूनिट है, क्योंकि इसमें आप क्या समझेंगे, मान लीजिए कि आपसे मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए कि उज्जैन के जो शासक थे कार्तिवीर्य अर्जुन, उनके बारे में पूछा जाए, तो यह चीज़ आपको समझाने की कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आपको याद करने की चीज़ें हैं कि हाँ, कार्तिवीर्य अर्जुन उज्जैन के शासक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको याद करने की चीज़ें हैं यहाँ पर, और डायरेक्ट फैक्ट से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस यूनिट की ये तैयारी करने की सबसे अच्छी रणनीति यही है कि आप थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन पढ़ते रहिएगा। यानी कि इतिहास के मध्य प्रदेश के जो चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर हर रोज़ आधा आधा घंटा पढ़ते रहिए। आज आपने पढ़ा, उसके अगले दिन आपने वापस से रिवाइज करा, इस तरीके से आप तैयारी करते रहिएगा, तो यह यूनिट आपकी काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी। अगर बुक्स एंड सोर्स की अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर, तो महावीर सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है मध्य प्रदेश की, उसमें काफ़ी अच्छे से आपको यह यूनिट दी गई है। आपको बिल्कुल इस 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था दोस्तों, और इस सिलेबस के अनुसार ही आपको यह बुक डिज़ाइन करी हुई मिलेगी। आपको बिल्कुल ये सभी टॉपिक बिल्कुल एकदम मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप इन प्रश्न सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिएगा, इस चैप्टर के सभी टॉपिक को तैयार कर लिए। उसके बाद महावीर की जो MCQ की जो बुक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की, उस बुक से आपको सभी प्रश्नों को लगाकर अभ्यास जरूर करना है। या फिर आप परीक्षा धाम की बुक से भी प्रश्न के MCQ लगा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको मध्य प्रदेश GK की पढ़ने के लिए 2 बुक हमेशा रिफर करनी है। 2 बुक आपके होनी ही चाहिए, 2 पब्लिकेशन की, एक परीक्षा धाम की ले लीजिए आप, और एक महावीर पब्लिकेशन की ले लीजिए, क्योंकि बुक में हमें अशुद्धियाँ भी देखने को मिलती है, कोई भी बुक परफेक्ट नहीं होती। और कुछ चीज़ें प्रवीण साहू सर की जो बुक है परीक्षा धाम की, इसमें काफ़ी अच्छी दे रखी है, जो कि महावीर में नहीं है। कुछ महावीर में अच्छी दे रखी है, जो कि इसमें नहीं है। इसलिए आप दोनों बुकों को प्रीफर करिए, और एक कोई सी भी बुक आपके पास वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की होनी चाहिए, MCQ प्रश्नों की होनी चाहिए, जिससे आप लगातार प्रश्नों को लगाकर अभ्यास कर सके और यह भी देख सके किस प्रकार से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर बात की जाए यूनिट 2 की, जो कि भारत के इतिहास से संदर्भित है, जो पूरा आधुनिक मध्यकालीन और प्राचीन भारत का जो इतिहास है भारत का, उससे संबंधित यूनिट 2 है GS पेपर 1 की प्रारंभिक परीक्षा की। यहाँ पर सिलेबस में मेंशन किया है इन्होंने, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर पूछने वाले हैं। जो प्रमुख घटनाक्रम घटे हैं, उनकी प्रशासनिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको इस वाली यूनिट में, जो कि आपको मुख्य परीक्षा में भी पेपर 1 में इतिहास वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको ये स्पेशल टॉपिक दिए गए, प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था। इसीलिए मैंने आपको पहले ही आगाह किया है कि अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे से करते हैं, तो प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करना आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। यहाँ पर 19वीं 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले या राजा राम मोहन राय या ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो हैं, जो समाज सुधारक हैं, इनसे संबंधित जो भी आंदोलन वगैरह हुए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। वहीं स्वतंत्रता संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन जो है, उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण जो हुआ, सरदार पटेल साहब ने जो रियासतों का एकीकरण किया, स्वतंत्रता के पश्चात किस तरह से संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे चली, किस प्रकार का घटनाक्रम हमारे देश में इतिहास में हुआ स्वतंत्रता के पश्चात, इन चीज़ों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात की जाए, तो यह सबसे बड़ी और सबसे कठिन सिलेबस वाली यूनिट है। यानी कि दोस्तों इसका सिलेबस देखा जाए तो काफ़ी विहंगम है। अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी इसमें टॉपिक है इस यूनिट के। वहीं अंकों का योगदान देखा जाए तो अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। जिस तरीके से यह पाठ्यक्रम दिया गया है उसके हिसाब से अगर वेटेज देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा समय व्यर्थ न करें और सीमित संसाधनों को ही बार बार पढ़ें। यहाँ पर 50 तरह के टेलीग्राम
के नोट्स या फिर दिन भर चलने वाली यूट्यूब क्लासेस में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ पर मैं जो आपको स्ट्रेटजी सीधी बुक्स बता रहा हूँ, वो बुक्स को फॉलो करें, आप उन्हें बार बार पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो किसी से भी हल नहीं होते, चाहे इतिहास के प्रोफेसर को लेके आ जाओ, आप उनसे भी इस प्रश्नों को सोल्व कराएंगे तो उनके भी पसीने आ जाएंगे। तो इसलिए आप इन प्रश्नों के भरोसे अपना समय व्यर्थ ना करें। मैंने आपको पहले ही बता दिया गया 100 ऑफ 100 कट ऑफ जाता नहीं है, और हमें प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है, ना कि इसका कोई नंबर आपको जुड़ने वाला है अंतिम चयन में। इसलिए आप सिर्फ क्वालिफाई करने पर फोकस करें, आपका जो कट ऑफ मार्क्स है उसको क्लियर करने का फोकस करें। 2-3 प्रश्नों के चक्कर में आप अपनी तैयारी को खराब न करें, जो कि बेहद जटिल प्रकृति के होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्टडी बुक्स और सोर्स की बात की जाए आपको दूसरी यूनिट की, तो यहाँ पर जो लूसेंट सामान्य ज्ञान की जो बुक है उसके जो इतिहास वाले जो सेक्शन है, वहाँ पर आप जो तीनों सेक्शन है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के, उनको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। दोस्तों यहाँ पर आपको विश्व इतिहास के भी कुछ चैप्टर दिए हुए हैं इस बुक में, वो आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है। उससे आपको कोई भी प्रश्न बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं पूछा जाना है प्रारंभिक परीक्षा में, और अब मुख्य परीक्षा से भी विश्व इतिहास के सिलेबस को हटा दिया गया है। वहीं अगर आप बात करें तो किरण पब्लिकेशन की बुक्स भी ले सकते हैं अगर ल्यूसेंट की बुक आपको पढ़ने में सही नहीं लगती है तो। और यहाँ पर अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात करें दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ पर तीनों पार्ट की अलग अलग बुक आएगी, या फिर आप ल्यूसेंट जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की बुक है उससे अगर एमसीक्यू लगाएंगे तो उसमें काफ़ी डीप में और डिटेल में दे रखे हैं। तो इस प्रकार के एमसीक्यू अगर आप लगाएंगे तो जिनका भी कोई औचित्य नहीं बनने वाला है, और इस तरह के प्रश्न आपको याद भी नहीं रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास समय है, अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर घटना चक्र की जो इलाहाबाद पब्लिकेशन की बुक आती है उससे एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहाँ पर टॉपिक वाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य ज्ञान की जो इतिहास की बुक है यहाँ पर ल्यूसेंट की, वहाँ से आपको लेना है और वहीं से आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको कुछ व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना है। यहाँ पर जो टेबलें दे रखी हैं, यहाँ पर हर चैप्टर में ल्यूसेंट में उन टेबलों को काफ़ी अच्छे से कंठस्थ करना है और पूरी व्यवस्थित तरीके से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों यहाँ पर जैसे बौद्ध जैन धर्म है, ऐसे टॉपिक से आपको विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक को आप तैयार करते रहिएगा, और यह आइडिया आपको लगेगा पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों से कि किस प्रकार से प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। वहीं कुछ जैसे यहाँ पर हमें देखें कि वंश के संस्थापक वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कुछ समझ से परे हो या कुछ थोड़ा अलग किस्म का प्रश्न हो, तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर एमपीपीएससी पूछने का प्रयास करता है। जैसे कि आपसे यहाँ पर एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो इसमें एक चंद्रगुप्त भी ऑप्शन जरूर रहता है, और चंद्रगुप्त पर ही अधिकतर लोग टिक भी करते हैं, लेकिन इनका सही आंसर यहाँ पर श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, या यहाँ पर गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त रहते। तो इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ी सी हेजिटेशन यहाँ पर अभ्यर्थी को रहती है, या थोड़ी सी विवाद जैसी स्थिति रहती है, तो इस तरह से प्रश्न आपको एमपीपीएससी पूछता है। वहीं अगर जैसे कि आपसे किसी के उपाधि के बारे में पूछ लिया जाएगा, बाबर की उपाधि क्या थी, अकबर की क्या उपाधि थी, उससे संबंधित पूछा जाएगा, सल्तनत काल का यहाँ पर अकबर कौन था, इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर इतिहास से। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करें इतिहास वाली यूनिट की। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात की जाए तीसरी यूनिट की, मध्य प्रदेश के भूगोल की, यह काफ़ी अच्छी यूनिट है दोस्तों, और स्कोरिंग यूनिट है। इस यूनिट पे आपको पूरा फोकस रखना है, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए सिलेबस की, तो मध्य प्रदेश के वन से प्राप्त होने वाले वन उपज, वन में रहने वाले वन्य जीव, मध्य प्रदेश की नदियाँ, पर्वत, और जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनकी जो अलग अलग शाखाएँ, जैसे यहाँ पर बड़वानी, अखरानी, मथवार जो श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत की उनकी जो चोटियाँ हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी डीप में पूछे जाते हैं। तो इनको आपको डिटेल से पढ़ना आवश्यक है। मध्य प्रदेश की जलवायु से कॉन्सेप्ट बेस पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जलवायु प्रभावित करती है, कहाँ पर तापमान क्या रहता है, किस समय मैदान में इतनी गर्मी होती है, सब चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं। वही मध्य प्रदेश के प्राकृतिक खनिज संसाधन से आपको डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर वर्ष यहाँ पर खनिज संसाधनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के परिवहन से आपको प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रति वर्ष नेशनल हाईवे से, सुपर हाईवे से लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टेट हाईवे से लेकर कि कहाँ से कौन सा हाईवे निकलता है। दोस्तों ये काफ़ी कठिन प्रश्न हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा प्रवीण साहू सर की जो परीक्षा धाम की बुक है, इसमें काफ़ी अच्छा चैप्टर दे रखा है सुपर हाईवे, या माफ कीजिए दोस्तों, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे के बारे में कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में यहाँ पर जाल बिछा हुआ है हाईवेज़ का। और अगर
इसको आप फिर भी ना समझ पाएँ तो आप प्रवीण साहू सर का ही यूट्यूब चैनल है परीक्षा धाम का, वहाँ पर भी उन्होंने एक वीडियो दे रखा है। उस वीडियो को देख के आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपका प्रश्न छूटे नहीं, और डेफिनेटली आपका प्रश्न बन जाएगा, वहाँ से आप तैयार कर लेंगे। वहीं मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजना के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग के बारे में भी यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, यानी प्राकृतिक और मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल तीनों चैप्टर्स को यहाँ पर कवर किया है एमपीपीएससी ने। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए यहाँ पर तो सरल या कॉन्सेप्ट वाली यूनिट है, यानी कि इसमें आपको कुछ कठिनाई महसूस नहीं होगी, बिल्कुल एकदम सरल यूनिट है। और लेकिन कॉन्सेप्ट वाली आपको समझना पड़ेगा, समझ के तैयारी करना पड़ेगी। वहीं 8 से 10 प्रश्नों का योगदान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कुल 30 से 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं एमपी के, उसमें से 10 प्रश्न आपको इस यूनिट में से देखने को मिल जाएंगे डेफिनेटली। और मैप से समझते हुए आपको इस यूनिट की तैयारी करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहे। वहीं दोस्तों अगर स्टडी बुक एंड सोर्स की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपको महावीर सामान्य अध्ययन की जो बुक है और जो एमसीक्यू की बुक है, दोनों के साथ लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। वहीं परीक्षा धाम की बुक भी आप रेफ़र कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको पहले ही कहा है 2 बुक आपके पास होनी आवश्यक है जिनको लेकर आप तैयारी करेंगे। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपके जिलेवार जो मैप की महावीर की जो पुस्तक आती है वह आपके पास होना बहुत आवश्यक है। इस पुस्तक के बिना आपकी तैयारी थोड़ी प्रभावी तरीके से नहीं होगी। एक एक जिले को आपको पूरा मैप से समझकर विधिवत रूप से तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, इस यूनिट के बाद में अगर बात की जाए भारत एवं विश्व के भूगोल की, जो कि चौथी यूनिट है आपकी, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है आपकी, इसको भी आपको डिटेल से तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें कि सिलेबस जो हमारा भूगोल का है भारत एवं विश्व का, इसको 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। भौतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, माफ किया 4 भागों में विभाजित किया है। दोस्तों जो भौतिक भूगोल जो है उसके अंतर्गत भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश जो कि हमारे हिमालय, पर्वत, मैदान, पठार आदि आते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन जो वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी आदि से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है, या निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में स्थित नहीं है। ऐसे प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर सामाजिक भूगोल की बात की जाए तो जनसंख्या संबंधित, जनांकिकी आदि से संबंधित, लिंगानुपात, साक्षरता से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। वहीं प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात आदि से संबंधित प्रश्न भी आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत आदि से भी प्रश्न यहाँ पर पूछने की पूरी संभावना रहती है। यहाँ तक कि कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो रिपीटेड मोड में हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं बात की जाए विश्व के प्राकृतिक संसाधन और परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों की, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको पुटअप होते हुए दिखेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुलेट पॉइंट की यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर सरल और कॉन्सेप्ट आधारित यूनिट है। इस यूनिट में आपको कॉन्सेप्ट के बेस पर ही तैयारी करना होगी, यह मैं आपको पहले ही बता दूँ, आपको समझकर तैयारी करते रहना होगी। वहीं 8 से 10 प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं भूगोल से निश्चित रूप से, और मैपिंग के कॉन्सेप्ट एकदम आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर भूमध्य सागर जैसे कहाँ पर स्थित है, इसके आसपास की स्थिति आपको देखनी होगी। जैसे हर वर्ष यहाँ पर एक प्रश्न पूछ लेता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या है, तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉम्बेली जो ज्वालामुखी है उसका आंसर यह होगा। वहीं कई बार पूछता है कि जो सबसे अत्यधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है, तो मृत सागर, डेथ सी में यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी जो पनामा नहर है, स्वेज नहर है, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। जो अरल सागर है, अजो सागर है, जो सुपीरियर वगैरह झील है, इनके आसपास के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास मैपिंग के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कुछ प्रश्न जैसे रिपीट होते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अमृत सागर वाला, सर्वाधिक लवणता वाला, ये प्रश्न 2-3 बार एमपीपीएससी ने अब तक पूछ लिया है। वो जो जनसंख्या संबंधित आंकड़े हैं, जो मानव भूगोल के, आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। एक प्रश्न आपको डेफिनेटली प्रतिवर्ष जनसंख्या संबंधित आंकड़े से पूछा जाएगा दोस्तों। 2 से 3 पेज में ल्यूसेंट में जो पीछे दे रखे हैं भूगोल में, वहाँ से आप तैयार कर लेंगे तो आपका एक प्रश्न 100% तैयार हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी से आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि बार बार पूछा जाता है कहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर साक्षरता क्या है, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। और 2011 की जनगणना के बेस पर आपको तैयार करना है, और कुछ पिछले आंकड़े भी आपको देख लेना है कि कब जनसंख्या कम ज़्यादा हुआ था यहाँ पर अनुपात। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्टडी बुक्स एंड सोर्स की बात की जाए इस यूनिट की, जो कि भारत विश्व के भूगोल की है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पहली और आखिरी बार यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं और 10वीं की बुक्स यहाँ पर रेफ़र करना पड़ेगी। जो कि भौतिक भूगोल की जो बुक है यहाँ पर, नदी, पहाड़, पर्वत, इनके बारे में समझने वाली यूनिट जो है एनसीईआरटी की 9th और 10th की, इसको आपको रेफ़र करना ही पड़ेगा। यह बुक आपको
समझना पड़ेगी, उसके साथ में आप इस बुक को पढ़कर आगे बढ़ें। उसके बाद जो लुसेंट की सामान्य अध्ययन की बुक है उसको भी आपको डेफिनेटली प्रीफर करना होगा, उसको पढ़ना होगा, जिसमें टेबल्स के रूप में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है जिनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा आप। उसके साथ ऑक्सफोर्ड का जो स्कूल एटलस का जो आता है, यानी जो मैप की जो बुक आती है, उसको भी आपको अपनी तैयारी में शामिल करना ही होगा, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को वहाँ से लिंक कर पाए, कनेक्ट कर पाए। इसके साथ ही आपको घटना चक्र की जो एमसीक्यू की जो बुक आती है भूगोल की, इलाहाबाद पब्लिकेशन की, उसको भी आपको प्रीफर करना है। उस बुक को साथ में लेकर आपको तैयारी करते रहना है। ठीक है दोस्तों, चैप्टर को पढ़ते जाएं आप, टॉपिक वाइज घटना चक्र की बुक लगाते जाएं, जिससे एमसीक्यू सोल्व करते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। वहीं अगर आगे बात की जाए 5वीं यूनिट की, जो कि यहाँ पर आपको 2 पार्ट में इन्होंने दी है, जिसमें पहली राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है और दूसरी है राज्य की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, अगर संवैधानिक व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ पर राज्य की कहा है, यानी कि स्पेशल मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो पूछने वाला है। यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में आपसे स्पेशली यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि राज्यपाल, मंत्रिमंडल और विधानसभा, उच्च न्यायालय आदि से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं जो त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था जो है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको आप बिल्कुल ही पूरी व्यवस्थित तरीके से तैयारी करके जाएगा, किस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार से अपना काम यहाँ पर करा, अशोक मेहता समिति, पी.के. तुंगन समिति, इन समितियों ने किस प्रकार से यहाँ पर सुझाव दिए और कब कब ये समितियाँ बनी, आदि चीज़ों को यहाँ पर मध्य प्रदेश के पंचायती राज के संदर्भ में बिल्कुल अच्छे से तैयार करिएगा, जो कि सिलेबस में पहले से ही मेंशन है। वहीं दोस्तों, राज्य की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जनगणना आदि के बारे में आपको पहले भी पता है, यही पार्ट भूगोल में भी बोला गया है, जो मानव भूगोल होता है, इसलिए इसको आप व्यवस्थित तरीके से तैयार करिएगा। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को आप अच्छे से तैयार करिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग जो यहाँ पर दे रखे हैं उनको भी विधिवत रूप से आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं जो कि एमपी गवर्नमेंट समय समय पर निकालती रहती हैं, उनके बारे में आपको व्यवस्थित रूप से तैयारी करना ही करना है, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल भी न छूटे, सभी प्रश्न आपको व्यवस्थित तरीके से बने। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात किया दोस्तों, तो यह यूनिट सरल है और रटने वाली यूनिट है। इसमें सिर्फ याद करना ही करना है आपको। यह कौन समझा पाएगा कि यहाँ पर जनघनत्व अनुपात इतना है या 927 यहाँ पर सेक्स रेशो है, तो इसको समझने से क्या मतलब दोस्तों, कैसे समझेंगे आप इसको? तो सिर्फ याद ही करना है और याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप इनको व्यवस्थित तरीके से समय समय पर याद करते रहें और इनका रिवीजन समय पे करते रहें, ताकि आपकी फ्लो, माइंड में फ्लो बनी रहे इस चैप्टर से संबंधित। वही 5 से 7 प्रश्नों का योगदान यहाँ पर रहने वाला है। और अगर बात की जाए दोस्तों प्रश्नों की, तो यहाँ पर कुछ पेचीदा किस्म के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री, गवर्नर, चुनाव आयुक्त, जैसे रट्टा मार प्रश्न आते हैं। यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न एमपीपीएससी के ट्रेंड में काफ़ी रहते हैं, जैसे कि जो मध्य प्रदेश के कोई व्यक्ति राज्यपाल रहे हैं तो वो पूछेगा कि यह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, या मध्य प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है, तो यहाँ आपसे पूछेंगे कि ऐसे मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनका शासनकाल सबसे कम रहा है, किन मुख्यमंत्री का शासनकाल सबसे ज़्यादा रहा है, किसके समय में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, कौन पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे यहाँ पर मध्य प्रदेश के। इस तरीके से प्रश्न आपको इस यूनिट से पूछे जाएंगे, जो कि आपको परीक्षा धाम बुक से तैयार करना है दोस्तों। यहाँ पर परीक्षा धाम की जो प्रवीण साहू सर की बुक है, इसमें काफ़ी बेहतरीन और व्यवस्थित तरीके से दिया है, आपका यहाँ से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं आपसे ऐसा प्रॉमिस करता हूँ इस बुक को पढ़ने के बाद में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश की महावीर की बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। साथ ही एमसीक्यू के आपको लगातार अभ्यास करते रहना है, ताकि आपकी जो छोटी मोटी विसंगतियाँ रहे वह भी आपकी दूर हो जाए इस चैप्टर को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो 5 यूनिट है GS1 की, उसके बारे में हमने समझा, यहाँ पर 5 यूनिट की तैयारी के बारे में समझा। इसका एक और पार्ट कुछ ही समय में हम पब्लिश कर देंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आपको पार्ट 2 भी काफ़ी अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम निश्चित रूप से निकलेगा। दोस्तों, यह कोई हवा में उड़ती हुई रणनीति या तैयारी नहीं, हमने खुद इस रणनीति को फॉलो किया है और प्रीलिम्स एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई किया है, तभी हम आपको यह बता पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपने अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही देश भर की
सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के बारे में भी हम आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, जो आपको आपके करियर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, काफ़ी आपको आगे पहुँचाएगी। साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अवश्य देख लीजिएगा, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगी और आगे की 5 यूनिट के बारे में भी आप समझ लीजिएगा और उसके बाद अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके जो प्रीलिम्स के लिए परेशान है होने वाले भाई बहन हैं, उनका भी प्रीलिम्स इस बार ना रुके। इस वीडियो को देखने के बाद उनकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो पाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।